प्यारे दोस्तों नमस्कार। गुरुजी नीरज स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा शानदार टॉपिक है व्यंजन का पार्ट 6, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे वीडियो के अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, तथा एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम व्यंजन के साथ साथ हम व्यंजन का द्वित्व व्यंजन और साथ में वर्ण विच्छेद और वर्ण संगम तथा बलाघात के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए साथियों, द्वित्व व्यंजन को जानते हैं। सबसे पहले द्वित्व व्यंजन को जानने का प्रयास करते हैं। द्वित्व व्यंजन की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा है, जब किसी शब्द में एक समान व्यंजन की आवृत्ति होती है। जब किसी शब्द में एक समान व्यंजन की आवृत्ति होती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, उदाहरण समझते हैं। जैसे इसमें शब्द है जजमान। जजमान जो शब्द है वह कितने अक्षरों से मिलकर बना है? तो यह व्यंजन और स्वर दोनों से मिलकर बना है। तो जजमान, ज धन आ, ज धन आ, म धन आ, धन ना, धन आ, इन सभी से मिलकर के बना है जजमान। तो चलिए अब और भी शब्द हैं, उनको भी हम समझते हैं। तो जैसे दिल्ली, पत्ता, हड्डी, लट्टू, चक्कू, जग्गा आदि। तो द्वित्व का सीधा मतलब है कि एक ही वर्ण का लगातार प्रयोग, एक ही वर्ण का लगातार प्रयोग। जैसे यहाँ पे दिल्ली है तो इसमें ला और ला का आधा ला और पूरे ला का बड़ी ली का। जिससे ता में देखिए ता और ता, आधा ता पूरा ता, हड्डी में देख लीजिए, ऐसे लट्टू में इन्हीं की लगातार वर्णों का मेल। तो चलिए अब और भी देखते हैं आगे। विशेषता क्या है? विशेषता है कि किसी भी वर्ग के दूसरे तथा चौथे वर्ण को द्वित्व प्रयोग नहीं होता। किसी भी दूसरे वर्ग यानी कि वर्णमाला व्यंजन के दूसरे वर्ग यानी कि व्यंजन के वर्ग के दूसरे तथा चौथे वर्ण का द्वित्व प्रयोग नहीं होता है। आगे उदाहरण से इसको अच्छे से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये आपके सामने व्यंजन है। इसमें जिसे यहाँ पे का, खा, गा, घा, अंगा, तो इसमें जो दिया गया है कि दूसरे तथा चौथे वर्ण, तो देख लीजिए इसमें दूसरा वर्ण यहाँ पे जैसे खा हो गया और चौथा वर्ण घा हो गया। तो खा और घा का द्वित्व में प्रयोग बिल्कुल भी कभी भी नहीं होता। जैसे दूसरे में छ और झा, फिर ठ और ढा, फिर था और धा, आगे फा और भा, यानी कि दूसरे और चौथे इन वर्णों में व्यंजन जितने भी हैं ये व्यंजन वर्ण, इनमें द्वित्व का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम वर्ण विच्छेद को समझते हैं। वर्ण विच्छेद की परिभाषा सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। वर्ण विच्छेद की परिभाषा में किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग खंड करके, खंड का मतलब क्या होता है साथियों? अलग अलग उसके भाग, अलग अलग उसके भाग खंड करके तो लिखना ही, खंड करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। अर्थात किसी भी शब्द को अलग अलग वर्णों में विभाजित करके लिखना, अलग अलग वर्णों में विभाजित करके लिखना, वो वर्ण विच्छेद कहलाता है। उदाहरण समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, यहाँ पे राम। राम शब्द का वर्ण विच्छेद ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे यहाँ पे राम का विच्छेद जब करेंगे तो जानते हैं आप कि जब भी व्यंजन का जितने भी व्यंजन हैं, सारे व्यंजन का उच्चारण हम बिना स्वर की सहायता से नहीं कर सकते। हमारे पहले इसके पहले की जो वीडियो है उसमें बहुत ही विस्तृत मतलब अच्छे से समझाए हैं इस बारे में। अगर ना देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसमें राम जो शब्द है उसका जो हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो रा में हलंत है और इसके बाद आ, ये दोनों से मिलकर रा। माँ में देख लीजिएगा, में हलंत है, फिर आ। इन चारों वर्णों से मिलके ये राम शब्द बना हुआ है। अब अगला शब्द देखते हैं लक्ष्य। लक्ष्य को देख लीजिए, ल हलंत, फिर स्वर में देखिए आ, का हलंत, फिर ये सा, ये सब से मिलकर के ये शब्द बना हुआ है। और सा और आगे या और आ, इन सभी से मिलकर के लक्ष्य शब्द बना हुआ है। अब अगला है महेंद्र। महेंद्र का वर्ण विच्छेद देखते हैं। चलिए
महेंद्र का है माँ में हलंत आ, फिर हा, हा जैसे हे है तो हा जो ये मात्रा है साथियों, ये सारे स्वर हैं। यानी कि जितने भी वर्ण आपको दिखेंगे, जितने भी शब्द दिख रहे हैं यहाँ पे, उस सभी में सारे व्यंजन वर्णों में स्वर समाहित है। यह स्वर के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते। तो यहाँ पे ए और यहाँ पे ना में हलंत है, फिर दा में हलंत है, महेंद्र रा में हलंत है, फिर आ। जितने हलंत दिख रहे हैं आपको ये सारे अधूरे हैं, यानी कि स्वर के बिना सारे व्यंजन अधूरे हैं। तो स्वर और व्यंजन मिलाकर के ये सारे शब्द एक ये शब्द तैयार होता है, शब्द बनता है। तो इसका वर्ण विच्छेद जब करते हैं तो स्वर और व्यंजन दोनों सब अलग अलग होता है, दिखाई देता है इसमें। आगे देखते हैं सूर्य। सूर्य का वर्ण विच्छेद करेंगे तो सा ऊ र या आ, ये सारे वर्णों से मिलकर के ये वर्ण विच्छेद होगा। ये सूर्य शब्द का वर्ण विच्छेद होगा। चलिए आप आगे देखते हैं। सुश्रुत का देख लीजिए, हम कुछ उदाहरण लिए समझाने के लिए, और बाकी विस्तृत देखना होगा, समझना होगा, तो उसके लिए अगली वीडियो में देख लीजिएगा। चलिए सुश्रुत सा उ श रा उ ता आ, इस सारे वर्णों को जोड़ करके ये सुश्रुत शब्द बना हुआ है, क्योंकि स्वर और व्यंजन दोनों ही समाहित है। दोनों का मिलन, दोनों के योग से ही ये वर्ण विच्छेद जो है, वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद है। वर्ण विच्छेद में स्वर और व्यंजन दोनों को अलग कर देते हैं वहाँ पे हम। चलिए आगे देखते हैं आप वर्ण संगम। वर्ण संगम की सबसे पहले हम परिभाषा समझते हैं। चलिए साथियों, वर्ण संगम क्या देखते हैं। वर्ण संगम शब्द या वाक्य को लिखते समय या उच्चारण के समय जो विराम या ठहराव पाया जाता है उसे वर्ण संगम कहते हैं। चलिए उदाहरण समझते हैं। वर्ण संगम, जैसे यहाँ से ध्यान समझिएगा, परीक्षाओं के लिए, चाहे वह प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, चाहे पुलिस हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा हो, चाहे पटवारी हो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। जैसे मुझे जल सा दिख रहा था, मुझे जल सा दिख रहा था। संगम, वर्ण संगम क्या देखेंगे, मुझे जल सा दिख रहा था। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। मुझे जल सा दिख रहा था, इसमें देखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा जल सा, जल के जैसा। जल सा का मतलब क्या हुआ, जल के जैसा। यहाँ पे है मुझे जल सा। यहाँ पे जब ये वर्ण संगम है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे जल सा जल के समा दिखाई दे रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है, मुझ जल सा जल के जैसा। थोड़ा सा इसमें समझ में आता होगा आपका अंतर। फिर आगे देखिए, वह बैलगाड़ी खींच रहा था। वह बैल, यहाँ पे देखिए ये वह बैलगाड़ी खींच रहा था। यहाँ पे क्या लिखा, सीधे वह बैलगाड़ी खींच रहा था। यहाँ पे इसको समझने का प्रयास करिएगा। अब दूसरा समझिएगा, देख वह बैलगाड़ी खींच रहा था, वह बैलगाड़ी, यहाँ रुक लिए हम, थोड़ा संगम है, ये दो बैल और गाड़ी का संगम, बैलगाड़ी खींच रहा था। ये वर्णों का संगम है, ये दोनों क्या है, वर्ण संगम है। चलिए आगे देखते हैं। ध्यान देने योग्य बातें साथियों समझिएगा। ध्यान देने योग्य बातें हैं। हिंदी वर्णमाला का ह शब्द अंतिम शब्द है। ध्यान देने योग्य बातें क्या है साथियों, हिंदी वर्णमाला का अंतिम शब्द क्या है, ह शब्द है। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी वर्णमाला का अंतिम शब्द ह है। और त्र और ज्ञा को हम शब्दकोश में नहीं ढूंढ सकते, नहीं पाया जा सकता उसको आसानी से। आप इसको त्र और ज्ञा को शब्दकोश में नहीं पा सकते, नहीं मिल सकता। अब आगे समझते हैं बलाघात। बलाघात क्या है, तो साथियों बलाघात को हम समझते हैं। इसमें बलाघात शब्द, बलाघात की सबसे पहले समझते हैं परिभाषा। तो बलाघात का मतलब होता है क्या, बल धन आघात से मिलकर बना है। बल धन आघात से मिलकर बना है बलाघात, जिसका अर्थ है बलपूर्वक आघात करना। क्या है इसका मतलब, क्या हुआ, बलपूर्वक आघात करना। जब उच्चारण के समय विशेष स्थान पर बल दिया जाता है तो उसे बलाघात कहते हैं। जब उच्चारण करते हैं, अब विशेष बल देकर किसी बात को कही जाती है, किसी शब्द को, तो वहाँ पर बलाघात होता है। बलाघात के अंतर्गत अभी हम उदाहरण से समझते हैं। तो चलिए बलाघात के उदाहरणों में से है एक रुको। यहाँ ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो। यहाँ पे आप देखते होंगे ये रुको है, फिर मत जाओ, रुको मत जाओ। रुको के पहले यहाँ पे थोड़ा सा एक चिन्ह है अल्प विराम, ध्यान देखिएगा। रुको अल्प विराम में थोड़ा सा रुकते हैं हम। रुको मत जाओ, इसका मतलब रुक जाओ, जाना नहीं है, मत जाने के लिए रुको मत जाओ, रुक जाओ।
है ना, रुक जाओ की बात हो रही है। इसमें थोड़ी सी अल्प विराम लगने से इसका पूरा अर्थ बदल गया। अब दूसरे में देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। यहाँ पे ये इस शब्द पर फोकस है, रुको मत, मतलब रुकना नहीं है, आपको जाना है, रुको मत जाओ, इस अल्प विराम का। तो इसमें पलाघात से थोड़ी सी बिल्कुल बहुत ही बारीकी है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में छोटी छोटी गलतियां अगर हम कर देते हैं तो हमारे मार्क्स वहाँ पे कटने के चांस रहते हैं, इसलिए बहुत बारीकी से, बहुत ही अच्छे से दिमाग में रखना है। चलिए, आशा है कि उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब प्रकार देखते हैं बलाघात के, प्रकार समझने का अब प्रयास करते हैं। चलिए, आगे है बलाघात के प्रकार। तो बलाघात के प्रकार में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने बलाघात के 4 प्रकार माने हैं, याद रखिएगा। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने बलाघात के 4 प्रकार माने हैं। कौन कौन से हैं आगे देखते हैं। तो नंबर 1 है ध्वनि बलाघात, नंबर 2 है अक्षर बलाघात, नंबर 3 है शब्द बलाघात और चौथा है वाक्य बलाघात। चलिए, आगे अब चर्चा होगी। इसी के साथ हमारा यह टॉपिक कंप्लीट हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे वीडियो के अपलोड होने का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तथा एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए प्यारे दोस्तों, आपसे हमारी मुलाकात अब अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।